एक सच्चाई और भी है, मेरा मैथ्स सबसे वीक रहा है। मैं अच्छा। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास में मैथ्स में 33 अंक, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, सब कुछ। लेकिन मेरी वजह से पापा की आंख में आंसू आ जाए, मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। मतलब मुझे इतना जलील किया जाने लगा स्कूल के अंदर। मैं बता रहा हूँ एक बच्चे के साथ क्या हो सकता है, एक बड़े स्कूल में, नामी बहुत बड़ा नाम है सर उस स्कूल का। तब मुझे आईएएस बनना आसान लग रहा था कि एक बार मैं इस 12th की दलदल से निकल गया ना तो मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो इस तरीके से करते करते मेरे 7 नेशनल रिकॉर्ड बने और आज की डेट में 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। हम मूवी देखने जाते हैं, हमेशा याद रहती है। क्या पेन पेपर लेके जाते हैं सर? कभी भी नहीं। क्या उसको याद करते हैं? उसके बावजूद ये याद, जितने भी टाइकून्स हुए हैं, स्टीव जॉब्स कहाँ आया था सर? इंडिया में आया था। मार्क जकरबर्ग कहाँ आया है सर? बिल गेट्स इंडिया में क्यों आता है सर? हिम्मत जी, आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बोला जाता है। आपके पास इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो आप बताएंगे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे आया? क्या आपको बचपन से ही मैथ्स में ऐसे ही सारी कैलकुलेशंस आती थी? सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और जो आपका क्वेश्चन है कि मैथ्स में, ठीक है, अब मुझे कैलकुलेटर किंग बोला जाता है, लेकिन एक सच्चाई और भी है, मेरा मैथ्स सबसे वीक रहा है। मैं अच्छा। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास में मैथ्स में 33 अंक, और 33 अंक का मतलब था अगर एक अंक भी कम आ जाता तो मैथ सब्जेक्ट में मैं फेल था। और आज ये भी सच्चाई है कि मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ये जो चमत्कार है ये मेरा नहीं है सर, ये चमत्कार है हमारे वैदिक मैथ्स का। और ये वैदिक मैथ्स कोई मेरी टेक्निक्स या ट्रिक्स नहीं है कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है। ये हमारा वैदिक काल का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे वेदों का मैथ है। इसीलिए इसको वैदिक मैथ्स कहा जाता है। तो थोड़ी सी अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूं, जी ज़रूर। तो 10th क्लास तक मैथ्स में कम मार्क्स आने की वजह मेरा इन्वायरमेंट था कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो ऐसे बच्चों का था, उनमें मैं रहना पसंद करता था जो पढ़ते लिखते नहीं थे। अच्छा। और उन सबका एक ही विज़न था कि जब जॉब ही करनी है, जब पैसा ही कमाना है, तो पढ़ाई से क्या फ़ायदा, अभी कमाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी अपने घरवालों से यही बात कही कि भई मुझे जॉब करनी है, मुझे पढ़ना नहीं है। तो पापा समझदार थे, पापा बोले कि बेटा पढ़ के कमाना और अब कमाने में दिन-रात का अंतर है। लेकिन सर जब हम छोटे होते हैं, तो कौन पेरेंट्स की मानता है? तो मैंने भी पेरेंट्स की नहीं माना, दोस्त ही मेरे लिए भगवान होते थे, उनकी बातें ही मेरे लिए सब कुछ होती थी। तो वो आरा मशीन पे काम करने लगे, जैसे लकड़ियों का काम होता है, मैंने भी हम्म। अपना काम करना शुरू कर दिया आरा मशीन पे। पापा को देखकर बहुत बुरा लगता था क्योंकि जब पसीने आते थे मुझे और मैं जब पसीने में पसीने घर आता था, तो कहते थे, "आया मज़ा?" मैं कहता था, "नहीं, धीरे-धीरे हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी।" उसके बाद मैंने काम बदला सर, और आरा मशीन से मैं न्यूज़पेपर बाँटने लगा। मतलब मेंटालिटी वो वाली हो गई थी कि यार टाइम खराब नहीं करना है पढ़ाई में, अभी से कमाना शुरू कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। वो मैं कहता हूँ कि नादान जिसे था, क्योंकि समझ ठीक। तो थी नहीं सर, है ना? जैसे दोस्तों ने बोला वैसे ही करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर बाँटने शुरू कर दिए। अच्छा। न्यूज़पेपर जो हॉकर का काम होता है, घर-घर न्यूज़पेपर डालना, साइकिल पे जाके हर एक साइकिल पे जाके। न्यूज़पेपर, हर एक घर पे न्यूज़पेपर मैं डालना। सुबह 3 बजे उठता था, अपनी साइकिल उठाता था, मेरा गाँव अच्छा। सालावास, वहाँ से कोसली जाना होता था। तो वहाँ से वो पूरी एजेंसी होती थी, वहाँ न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे। जी। पहले घर-घर डालते थे, उसके बाद में कोसली का रेलवे स्टेशन होता था, तो वहाँ ट्रेन्स आती थी और जी। पैसेंजर को देना होता था, उसमें हमें कमीशन मिलता था कि भई एक्स्ट्रा अगर सेल करोगे तो। ओके। तो ये कुछ दिन चलता रहा। तो यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, क्योंकि एक दिन एक पड़ोसी जो मेरे गाँव का था वो वहाँ से गुज़र रहा था ट्रेन से। मैं जनरली बसता था, जैसे ही कोई गाँव का बंदा मुझे दिखता था मैं चेहरा छुपा लेता था कि ये मुझे देख ना ले, है ना? तो एक पड़ोसी वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसको देखकर मैंने चेहरा तो थोड़ा-सा टर्न किया, लेकिन उसने मुझे देख लिया। जी। मुझे देखकर हँसने लग गया और हँसते कुछ नहीं बोला, सीधा घर आ गया, मेरे घर आया। मम्मी-पापा वहाँ बैठे थे, तो उनको जितना वो बोल सकता था उल्टा-सीधा मेरे बारे में कि क्योंकि पापा ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं नहीं, तो उनको भी कुछ टोंट मारे कि भई ना तो आप पढ़े, ना आपका बेटा पढ़ेगा, ना इसकी आगे की जनरेशन पढ़ेंगी। जब तक मैं आया तब तक घर का वो माहौल जो था ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था। मम्मी परेशान थी और पापा लगभग इमोशनल थे। पूरी नेगेटिव वाइब्स भरी हुई थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, सब कुछ। लेकिन मेरी वजह से पापा की आँख में आँसू आ जाए, मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो सकता कि यार जी। इन्होंने क्या गलती की है और मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ।
भले ही मैं काम कर रहा हूँ लेकिन गलत कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन पापा को बोला था कि आज तो मेरी वजह से आंखों में आंसू आए हैं, आगे से मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। उसी दिन मैंने काम छोड़ दिया था और दोबारा से अपना जो बस्ता कहते हैं ना, बैग, हाँ। दोबारा से किताबें उसमें डाल के मैं तैयार हो गया था कि मुझे पढ़ना है। जैसे तैसे करके सर 10th तो निकाल दी, क्योंकि इन्वायरमेंट तो वही था। पढ़ने की जी। कोशिश करता था, दोस्त नहीं पढ़ने देते थे। उसके बाद मैंने पापा को बोला, पापा मैं यहाँ रह के नहीं पढ़ सकता। और तब तक मैं थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दिया था, अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर दिया था। किसी ने मुझे आईएएस के बारे में बताया, यूपीएससी के बारे में, ओके। क्योंकि मैं उनसे पूछता था कि पढ़ने में सबसे बड़ा पद क्या मिलेगा, तो कहते थे आईएएस बन जाओ। तो घर पे आके मैं पापा से बोला कि मुझे आईएएस बनना है। मेरे घर में ही, मैं क्या नाम लूँ, घर में ही है एक, तो वो भी हंसने लगे कि कल तक अखबार बेचता था, अभी आईएएस की बात कर रहा है। लेकिन पापा बोले कि ठीक है बेटा, सपना देखा है, कम से कम बड़ा तो देखा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप, मैंने बोला पापा से कि मुझे ना एक बड़े शहर जाना है। महेंद्रगढ़ आज भी और उस टाइम भी एजुकेशन का हब होता था सर। जी, समझ बहुत गया। बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। ये जो कोटा के बड़े-बड़े टीचर्स भी वहाँ पढ़ाते हैं, मुखर्जी नगर के टीचर्स भी वहाँ जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ जब मैंने पापा को बोला, तो पापा का बजट नहीं था बिल्कुल भी। एक आर्मी से रिटायर थे सर, उन्होंने अपने भी बहुत खर्चे होते, उन्होंने वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था घर बनाने में, बाकी चीज़ें करने में, तो उनके पास में इतना पैसा था नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो बोले कि भई ठीक है, हम आपके लिए कर देते हैं। उन्होंने जैसे-तैसे करके मेरे लिए वो अपना सब कुछ इकट्ठा किया और मैं अपना बैग उठा के, वही बैग उठा के मैं पहुँचा महेंद्रगढ़। जिस सोच के साथ में गया था, जिस उम्मीद के साथ में गया था कि बड़ा स्कूल मिलेगा, बड़े टीचर्स मिलेंगे और मैं अपना सपना पूरा कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। अच्छा। स्कूल ज़रूर बड़ा था। जैसे हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी ना, सिर्फ़ हुँ। एक टीचर की वजह से, हुँ। सिर्फ़ एक टीचर की वजह से मेरा पूरा 1 साल खराब हुआ है सर वहाँ पे, 1 मतलब साल। इतने बड़े स्कूल में भी आपको ऐसा टीचर मिल गया कि उसने आपको पढ़ने नहीं दिया। उसने पढ़ने नहीं दिया सर, पढ़ने नहीं दिया। उसकी वजह से मेरे ऊपर टैग लगे। लेकिन वो स्टीव जॉब्स कहते हैं ना, डॉट्स कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो अगर आज वो टीचर मिले तो मैं उसके पैर छूता हूँ जी। कि सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं उस स्कूल में गया, बड़ा स्कूल था, बड़े टीचर्स थे, तो जब मैं गाँव में रहता था, तो मेरा फ्रेंड सर्कल तो ज़रूर ना पढ़ने वालों का था, लेकिन वो बच्चों में एक अच्छी आदत थी, वो जिम वगैरह करते थे या कुश्ती वगैरह करते थे, तो हमारा शरीर बहुत अच्छा था सर। ओके। मतलब अच्छे थे, मस्कुलर बॉडी थी। मस्कुलर, अब नहीं है लेकिन उस टाइम पे थी। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा ना, तो वो जो टीचर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, टेस्ट लिया था स्कूल के लिए, स्कूल टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक ही पूछा था कि यहाँ पढ़ने आए हो या बदमाशी करने आए हो? मौ सर मैं बदमाशी करनी होती अपने गाँव करता। मैं यहाँ इतनी दूर आया हूँ पढ़ने के लिए, इतना मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं कैसे अरेंज किए पैसे, तब मैं आया हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे। जी। ठीक है सर। तो मैंने, मेरी क्लासेस शुरू हो गई। जितने भी बच्चे थे वो मुझे डराते थे कि इस टीचर से बच के रहना। और मैं कहता अच्छा। था भाई मुझे क्या बचना है, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे तो पढ़ना है। और हुँ। मैं पढ़ता रहता सर। वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल चुकी थी कि यूपीएससी का मतलब है कि आपको चीज़ें, मतलब आपको समझनी पड़ेंगी और अपनी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन, जो आंसर आपने याद किया है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कीजिए। तो जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक दिन मुझे काम दिया, मतलब मुझे क्या, पूरी क्लास को काम दिया कि अगले दिन ये क्वेश्चन आंसर सुनने हैं। सुनने की बारी आई, तो वो यूपीएससी वाली अप्रोच, आंसर में मुझे अच्छे से याद, लेकिन सुनाया मैंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। उस टीचर की आदत थी वर्ड टू वर्ड सुनने की, लाइन टू लाइन सुनने की, जैसा उसने लिखवाया वैसा ही। अगर वहाँ पे का की है तो का की ही बोलना है, कोमा है तो वहीं पे लगेगा, वहाँ पे है ना। तो मैंने उस तरीके से नहीं सुनाया। तो वो डंडा मंगाया गया, डंडा मंगाया, बोले हाथ करो। जी। तो हाथ भी सीधे नहीं, उल्टे करो। 2 डंडे लगाए। मेरा एक क्वेश्चन जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हो गया, सर मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? तो वो बोले कि जबान लड़ाता है। 2 डंडे और मारे सर। फिर मैंने पूछा सर क्यों मारा? मैंने तो सुना दिया ना। बोला जो लिखवाया था वैसे क्यों नहीं सुनाया? वो सर मुझे आईएएस बनना, तो उसने मुझे 2-4 बातें और सुना दी। देखा आईएएस बनने वाला, ये कलेक्टर लगेगा, ये वो। और फिर थोड़ा-सा आर्गुमेंट्स हो गए, सर मुझे ये तो रीज़न बता दो, मुझे मारा क्यों? बोले बैग उठा और चल प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचे, तो प्रिंसिपल से भी मेरी कि सर ये ज़बान लड़ाता है, ये निकम्मा है, मतलब जो बातें हो सकती थी। तो प्रिंसिपल ने भी उनका ही साथ दिया, ठीक है। अच्छा। लेकिन अब मैं फँस चुका था सर, क्योंकि ये बात मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता था। बिल्कुल नहीं बता सकते थे। रीज़न ये था, जैसे आजकल और मैं जनरली बच्चों को बताना भी चाहूँगा कि अगर आप
किसी भी सिचुएशन में, आप कोटा में है, आप मुखर्जी नगर में है, आप राजेंद्र नगर में है, आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ा समाधान आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के सामने रखेंगे तो उनका समाधान निकलेगा निकलेगा सर। लेकिन मैंने उस चीज़ को छुपाया कि पापा क्या सोचेंगे। ठीक बात है। बच्चों को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से शेयर कर देनी चाहिए। हम्म, उनसे ज़्यादा कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। उनका ही प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। और आपकी बात सुनकर ना मुझे वो थ्री इडियट्स का सीन याद आता है, जब आमिर खान डिफरेंटली आंसर देता है तो उसका प्रोफेसर उसको कहता है ऐसे नहीं ऐसे आंसर देना होता है। लेकिन आपके टीचर्स ने आपको इतना डिस्करेज किया, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। वो पहला दिन था सर जिस दिन मेरे साथ में शुरू हो चुका था, लेकिन फिर अब उस टीचर को मेरे से एक होती है ना जिद जैसे हो जाती है। अब हर दिन आना होता, हर दिन मुझे भी स्कूल आना है, उनको भी स्कूल आना है, क्वेश्चन सुनने, आंसर सुनने, सबसे पहले मुझे खड़ा करना है, और वही पनिशमेंट का दौर। उसके बाद असेंबली होती थी स्कूल में, असेंबली में भी मतलब किसी न किसी बहाने से इंसल्ट करना। मतलब मुझे इतना जलील किया जाने लगा स्कूल के अंदर। मैं बता रहा हूँ एक बच्चे के साथ क्या हो सकता है, एक बड़े स्कूल में, नामी बहुत बड़ा नाम है सर उस स्कूल का, बहुत बड़ा ग्रुप है। और उसी से इंस्पायर होकर आज मैंने अपने स्कूल शुरू किए कि कहीं किसी बच्चे के साथ मेरे जैसा बर्ताव ना हो। ठीक है, तो ये सब कुछ होता रहा, डेली होता रहा। तो अब मैं पढ़ाई से कटने लगा। मैं डेली सोचता था मैं क्या सोच कर आया था, मैं तो आईएएस बनने आया था, मैं तो पढ़ने आया था, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। एक टीचर जो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, जिसे मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे इतना पीछे पड़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? मैं प्रिंसिपल को बोलता तो मेरी सुनता नहीं कि भाई तेरी गलती है। पेरेंट्स को मैं बता नहीं सकता। मैं फंस चुका था सर। धीरे धीरे मैंने क्या किया, स्कूल बंक करना शुरू कर दिया कि स्कूल सर क्या करूं, जाऊंगा तो पनिशमेंट होगी। तो मैं स्कूल से इधर उधर अपने रूम से निकलता, और उसके बाद में कभी रेलवे स्टेशन चला गया, कभी बस स्टैंड चला गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। कुछ कुछ दिन में गायब रहता, और उसके बाद मैं फिर स्कूल जाता। स्कूल जाते ही फिर वो वही प्रोसेस शुरू होता। ठीक है, ये जो पूरा साल था मैंने ऐसे निकाला। मेरे पेरेंट्स को इसकी खबर नहीं थी, और अब एग्ज़ाम आ चुके थे। अब एग्ज़ाम आए तो मैं डर गया सर कि अगर 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा करियर ख़त्म है, जो मेरा आईएएस बनने का सपना था वो ख़त्म है। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, एक साल ही तो ख़राब होगा, अगले साल पढ़ाई कर लूँगा, फिर आईएएस बन जाऊँगा। तो मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दी, और जब एग्ज़ाम नहीं दिए तब मेरे पापा को ये पता चला। तो जब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पापा पूरे साल में मेरे दौरान ये हुआ, तो अब वो क्यों मानेंगे उस चीज़ को, वो क्यों समझेंगे? वो बोले अगर तेरे साथ ये चीज़ हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया? तो वो मिस्टेक में मैं ही आ गया। तो इस तरीके से मेरा 1 साल बिना गलती के एक टीचर की वजह से खराब हो गया, और मेरे ऊपर फेलियर का टैग लग गया। और जैसे होता ना गाँव में, क्योंकि पापा ने पूरे गाँव में एक होता ना, सबको बात बैठते थे, मेरा बेटा तो आईएएस बनेगा, वो महेंद्रगढ़ गया, वो तो पढ़ रहा है ना। और गाँव वाले हंसते थे कि अखबार बेचता था। और कुछ एक वजह और मैंने दे दी कि भाई बोला था कि आईएएस बनेगा। तो ऐसा हुआ कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, पापा बोले मैं इस गाँव में नहीं रह सकता। अच्छा जी। इस गाँव में नहीं रह सकता किसी भी हाल में। मतलब इतनी नेगेटिविटी आने लग हाँ, गई इतना, उनको। क्योंकि कोई अगर रिलेटिव आ रहा है तो भी यही बातें हो रही है, कोई पड़ोसी आ रहा है तो भी यही बातें हो रही है, वो बंदा जाए कहाँ? मेरी वजह से मैंने मतलब कहीं न कहीं उनका उठना बैठना मुश्किल कर दिया था। फाइनली डिसीजन ये हुआ कि हम गाँव छोड़ देंगे। सिर्फ़ एक टीचर की वजह से और उस 1 साल की वजह से हमें अपना गाँव छोड़ना पड़ा, और हम गए गुड़गाँव में। ओके। तो गुड़गाँव में गए सर। गुड़गाँव में वो कीड़ा तो लग चुका था कि पढ़ना है अब, और एक रिवेंज मोड में मैं आ चुका था कि अब इस स्कूल को और इस टीचर को जवाब मुझे देना है हर हाल में। तो वहाँ पे गए। जब एक बच्चा रेगुलर पढ़ते हुए किसी दूसरे स्कूल में दाखिल होना चाहता है तो दूसरा स्कूल उसको लेता नहीं है। जी। तो हमने ट्राई किया कि भाई कोई स्कूल एडमिशन कर ले, लेकिन मेरे ऊपर तो टैग था, तो उन्होंने मेरा एडमिशन किया नहीं। तो फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि ओपन से कर लो 12th क्लास, अच्छा। 12th ओपन से करो। तो ओपन से एक एजेंसी से बात की गई, वो NIOS होता है हाँ, सर, ओपन स्कूल होता था। ओपन जी। स्कूलिंग होती है, कि भाई वहाँ से हम आपके 12th करा देंगे। तो उन्होंने मेरे फॉर्म फिल कर दिए और मैंने सारी बुक्स ले ली। अब की बार मेरी जो तैयारी थी, मैं भले ही ओपन से कर रहा हूँ, लेकिन पूरी मेहनत से तैयारी करूँगा और एक-एक मतलब टॉप करूँगा। और हुआ भी ऐसा ही सर, पहले दिन से लग गया। मेरे पापा भी देख रहे थे, मम्मी भी देख रही थी कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। सारी किताबें जैसे एक वैसे बर्ड होता है, पढ़ डाली सर, सब कुछ पढ़ डाला, सब कुछ याद था। एग्ज़ाम देने गया, यूपी में आया था, तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ था। तो एग्ज़ाम सेंटर जब मैं एग्ज़ाम लिखने लगा था कि एग्ज़ाम मेरे सामने आया, अरे मैं ये 3 घंटे का एग्ज़ाम, इसको तो मैं 1.5 घंटे में कर दूँगा।
एक मतलब एक चीज लिख क्वेश्चन दो, पेपर आपको इतना इजी लग रहा सब था कुछ कि इजी लग आधे रहा है। टाइम में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तभी वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर आता है कुछ रोल नंबर बोलता है हम्म। कि भाई ये जो 4-5 रोल नंबर बोलता है, ये बच्चे बाहर आ जाओ। उसमें से एक रोल नंबर मेरा भी था, अच्छा, तो हमें बाहर बुलाया गया। बोले आप एग्जाम नहीं दे सकते सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस एजेंसी ने फ्रॉड कर दिया था, उसने फॉर्म फिल ही नहीं किया। ओहो। उस एजेंसी ने हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया था, हमसे पैसे लेके हमारा फॉर्म फिल नहीं किया गया, और इस वजह से हमें बाहर कर दिया गया। तो वो पूरा का पूरा इमेजिनेशन वो सब कुछ घूमने लग गया कि जब 1 साल में ये गाँव छूट गया तो अब की बार क्या छूटेगा? तो मैं तो फँस गया था, और इतनी तैयारी थी। मैं घर आया, अब ये डर लग रहा था कि, और वो जो रास्ता था ना सर, वो यूपी से लेकर, मैं गुड़गाँव रहता था, वो शायद पूरा रास्ता मैं रोते हुए आया था। मतलब 1 सेकंड के लिए भी मतलब आँसू नहीं वो, क्योंकि सब कुछ याद आ रहा था, और मेहनत की थी, ज़बरदस्त मेहनत की थी। पहले एक टीचर की वजह से, अब की बार एक एजेंसी की वजह से। मैं घर पहुँचा, घर पहुँच के पापा बोले एग्ज़ाम कैसा हुआ? वो एग्ज़ाम पूरा आता था। अब क्या बोलूँ, एग्ज़ाम पूरा आता था। बोला हुआ कैसा? मैं नहीं हुआ। बस वो तो कुछ तो पहले से ही नाराज़ चल रहे थे, कुछ वो और नाराज़ हो गए। सबसे लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अब पेरेंट्स को बताएं कैसे कि एग्जाम नहीं देने दिया गया। अब वो बोले ठीक है, पहली बार वो गलत है, क्या अब की बार ये गलत है? जबकि ये गलत थे सर अब की बार। मैंने पापा से एक क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे कि ऐसा कौन-सा दिन है, जिस दिन आपने मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा? पापा बोले क्या, हमें क्या पता क्या पढ़ रहा है? गुस्से में थे ना सर, कुछ भी बोल सकता है आदमी। हमें क्या पता कोर्स की बुक पढ़ रहा है, जबकि मैं कोर्स की ही बुक पढ़ रहा था। तो मैंने मम्मी से बात की इस बारे में। मम्मी, फर्स्ट टाइम भी ये हुआ, सेकंड टाइम भी ये हुआ, मुझे एक चांस और चाहिए। मम्मी बोली कि पापा नहीं देंगे भैया अब चांस, अब नहीं दे सकते किसी भी हाल में। मैंने रिक्वेस्ट की कि जैसे-तैसे करके मुझे एक चांस दिला दो। मम्मी बोली ठीक है। मम्मी ने पापा से बात की, तो उनकी आपस में कहा-सुनी भी हुई, काफ़ी कहा-सुनी हुई। फिर भी फाइनली एक चांस और दिया गया, और वो चांस दिया गया। और एक स्कूल है सर, उस स्कूल का नाम बिल्कुल मैं लूँगा, गॉड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। ये लडैन में है, मेरे गाँव से थोड़ा-सा दूर है। वहाँ मैं 8th क्लास में कभी पढ़ा था, और 8th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। ये अच्छा। हाँ, तो उस स्कूल में गया, तो वहाँ पे मैंने अपनी पूरी कंडीशन जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको बताई कि सर पहले ये हुआ था, अब की बार ये हुआ, और आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं रिज़ल्ट ख़राब नहीं होने दूँगा, क्योंकि हर स्कूल डरेगा सर एक ऐसे बच्चे को लेने में जिसके 2 साल ख़राब हो चुके हैं। वो बोले भाई ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, स्कूल की रेपुटेशन है, हम आपके 2 फॉर्म लगाएँगे, आपका एक ओपन का फॉर्म लगाएँगे, आपका एक रेगुलर का फॉर्म लगा देंगे, अच्छा। ठीक है? मैं बोला ठीक है सर, आप मेरे दोनों फॉर्म लगाइए। अब आप रेगुलर कर रहे थे स्कूल? हाँ, अब मैं रेगुलर हो गया था, लेकिन जा नहीं रहा था क्योंकि रहना मुझे गुड़गाँव में ही था सर। लेकिन श्याम बाबा की कृपा से ऐसा हुआ सर, मैंने फिर मेहनत की, और मैं पापा को दिखाता था, देखो मैं कोर्स की बुक ही पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसी-वैसी बुक नहीं पढ़ रहा। दिन-रात मेहनत की, और अब की बार उस पूरे स्कूल को मैं टॉप करके निकला। अच्छा, 12th में आप टॉपर हुए? 12th में टॉप किया, और टॉप करने के बाद में मैं प्रिंसिपल सर से मिला, उनका बड़ा धन्यवाद किया कि मैं सर आपका बहुत धन्यवाद कि इस दलदल से, क्योंकि वो सर एक दलदल बन चुकी थी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था, मुझे आईएएस बनना आसान लग रहा था कि एक बार मैं इस 12th की दलदल से निकल गया ना तो मैं आईएएस बन जाऊँगा। लेकिन इस दलदल से कैसे निकलूँ, वहाँ से निकलना नहीं आ रहा था। तो जैसे-तैसे करके उसका सर मैंने मतलब पैर छुए, धन्यवाद किया कि सर आपने मतलब मैं हमेशा मतलब आपका आभारी रहूँगा, और अब मैं निकल गया था कि पढ़ना है, अब पढ़ना है। अ, और पापा पहली बार मेरे से खुश भी थे कि हाँ भाई सच में पढ़ाई की, और फिर मैंने उनको आराम से बैठा के समझाया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं ये जो टैग लगे हैं ना, इन टैग्स को मैं बहुत जल्दी हटा के फेंकने वाला हूँ। मेरा सबसे पहला टारगेट था कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि मेरा डर यही था कहीं वैसा स्कूल मिल गया तो मुश्किल हो जाएगी, दोबारा गलत टीचर्स मिल गए और तो आगे का और फ्यूचर पूरा खराब हो करियर जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी। सर अब यहाँ पे मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगा, जैसे एक अंतरात्मा होती है, और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन करने लगा कि हे भगवान, बस क्योंकि ये मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता था कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कि हे भगवान कोई एक अच्छी जगह मुझे प्लीज भेजो। तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसा आप इमेजिन करते हो ना। तो वहाँ पे 2 कॉलेज थे, डीएसडी कॉलेज गुड़गांव में, द्रोणाचार्य कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9। डीएसडी कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना, और सेक्टर 9 कॉलेज बिल्कुल नया कॉलेज था, बिल्कुल नया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मुझे सेक्टर 9 कॉलेज में जाना चाहिए, नए कॉलेज में जाना चाहिए। फिर मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि उसमें जितने भी बड़े प्रोफेसर्स थे सर, गवर्नमेंट ने सेक्टर 9 कॉलेज में इसलिए भेजे थे क्योंकि नया कॉलेज था, उसको उठाना था, ओके। है ना। तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े नाम, डॉक्टर अशोक दिवाकर, निर्मल उदासी, डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर एसपी सिंह सर, कैप्टन सारे राजकुमार, जो अच्छे टीचर्स थे,
वो थे सर वहाँ पे। एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स को उन्होंने वहाँ पे हाँ, वहाँ पे थे। तो मैं गया सर, मैं गया, वो पहली क्लास मुझे आज भी पता है। जब मेरा मतलब वो कट ऑफ लिस्ट लगी तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, जी। तो मेरा आ गया था सर। तो डॉक्टर एसपी सिंह सर की पहली क्लास थी। डॉक्टर एसपी सिंह सर ने मेरे से पूछा था, बेटा क्या बनना है? मैं सर IAS बनना है। ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया वो बोल के। वो बोले क्या हुआ? फिर मैंने कहानी बताई कि सर ऐसे ऐसे हुआ। बोले डर मत, अब यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, एक ही काम कर, जितने भी टीचर्स हैं ना इनके पैर छुआ कर, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ अच्छा ही गाइड करेंगे। मैंने वो करना शुरू कर दिया सर। कोई भी प्रोफेसर मिलता मैं उनके पैर छूता। इस चीज़ से, इससे क्या हुआ, मैं सबके अटैच हो गया था। चाहे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के थे, सबसे मैं अटैच होता चला गया सर। मतलब मैं कॉलेज में कुछ ही दिनों में एक तरीके से वो बन चुका था कि हाँ, ये बच्चा जो है ना ये बड़ा विनम्र है, मतलब विनम्रता है इसमें, और ये बड़ा अच्छा बच्चा है। तो कॉलेज का यूथ फेस्टिवल आने वाला था सर। यूथ फेस्टिवल आने वाला था तो मैंने एक प्रोफेसर से बोला, सर मुझे भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। तो वो बोले ठीक है बेटा, एक पोइम है, इस पोइम को बोल दो। और जनरली हम नए बच्चों को, देखो नए बच्चे, यूथ फेस्टिवल एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे ऐसे बच्चे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप पहली बार बोल रहे हो, पहले आप छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करो। लेकिन मुझे तो वो टैग्स हटाने थे, वो फेलियर वाले टैग्स हटाने थे। वो सर मैं प्रैक्टिस कर लूँ। मैंने खूब प्रैक्टिस की उसकी, पोइम की बहुत प्रैक्टिस की, और मैंने उसको अच्छे से सुनाया भी। लेकिन उसमें एक टोन होती है सर, एक लहजा होता है पोइम को सुनाने का, पोएम सुनाने का। है ना, वो नहीं था। वो बोले बेटा आप यूथ फेस्टिवल में तो नहीं कर सकते, पोइम में मतलब सॉरी नहीं कर पाओगे। फिर मैं थोड़ा सा डेमोलाइज हो गया, क्योंकि सिंगिंग में नहीं कर सकता था, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी, मैं डांस मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और पोइम से मना कर दिया था। मैं अब करूँ तो क्या करूँ क्या। एक दिन सर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अपने क्लास में, पढ़ता रहता था। वहाँ से मैडम निर्मल उदासी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी संस्कृत में, वो गुजरी। तो उनके हाथ में संस्कृत डिक्लेमेशन था, एक संस्कृत में भाषण देना, वो भी एक इवेंट था क्विज का। अच्छा। तो वो मेरे पास आई, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? मैडम मैं पढ़ रहा हूँ। तो बोले एक इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करोगे? मैं कौन सा इवेंट है? बोले संस्कृत में भाषण देने का है। अब थोड़ा सा तो डर लगा सर कि संस्कृत में भाषण, कभी हिंदी में भाषण नहीं दिया, संस्कृत में भाषण कैसे? मैम ने मुझे 6 पेज का भाषण दे दिया। वो बोले इसको 4 मिनट में बोलना है। अच्छा। हाँ, वो टाइम लिमिट होते हैं ना क्विज में, 4 मिनट में बोलना है। पहले तो इसको याद करना है, फिर 4 मिनट में बोलना। तो मैंने बस हाँ कर दी कि वो टैग्स हटाने जैसे तैसे करके। इस दौरान मैं एक अच्छी चीज़ और भी करता था, जो मेमोरी की बात मैं करूँगा कि मेमोरी के क्षेत्र में मैं कैसे आया। वैदिक मैथ्स में तो मैं बाद में आया सर, पहले आया मैं मेमोरी की दुनिया में। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे एक बुक्स शॉप है, तो वहाँ पे मैं रेगुलर जाता था। वहाँ सेल्फ हेल्प की बुक्स रखी रहती है बहुत सारी। हाँ जी। मतलब स्वेट मॉडर्न की बुक्स पढ़ता था, शिव खेड़ा की बुक्स पढ़ता था। ऐसी एक बुक रखी थी, डायनामिक मेमोरी मेथड्स। डायनामिक मेमोरी मेथड्स उस बुक का नाम था, ऑथर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो उस बुक को पढ़ा ना कि डायनामिक मेमोरी मेथड्स, मैंने उस बुक को ले लिया था और उस बुक को पढ़ने लग गया था। तो कुछ उसमें ट्रिक्स थी, वो ट्रिक्स मुझे समझ में आ चुकी थी कि अच्छा ऐसे याद होता है। और फिर उससे रिलेटेड उस ऑथर की लगा लो या वेस्टर्न ऑथर्स की लगा लो, मैं जितनी भी बुक्स पढ़ सकता था ना, मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मुझे ये पता था कि वो जो 6 पेज का संस्कृत डिक्लेमेशन है वो याद तो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टेक्निक्स है। तो मेमोरी की बुक्स पढ़ते थे आप सारी? हाँ, मेमोरी की सर, कोई मेमोरी के बारे में पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं, कोई टीचर या बिल्कुल ठीक ट्रेनर तो बात था है। ही नहीं, है ना। बुक से पढ़ता था, बुक से प्रैक्टिस करता था। तो उन टेक्निक्स को मैंने इन डिक्लेमेशन पे प्रैक्टिस किया कि जो क्या मैं संस्कृत डिक्लेमेशन याद कर सकता हूँ। मैंने उसको याद किया सर, बहुत अच्छे से याद किया, और इतनी प्रैक्टिस की ज़बरदस्त वाली। और वो हमने इवेंट किया तो उसमें मेरी पोजीशन आ गई, उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया। ओके। संस्कृत डिक्लेमेशन में सेकंड पोजीशन आने का मतलब था कि मैं कॉलेज का हीरो बन गया, क्योंकि संस्कृत डिक्लेमेशन में मतलब एक नया बच्चा पहली बार संस्कृत डिक्लेमेशन बोल के सेकंड पोजीशन आ रहा है। उसके बाद कॉलेज के जितने भी इवेंट थे सारे मेरे झोले में, चाहे वो क्विज कंपटीशन था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन था, चाहे वो डिबेट था, सब कुछ मेरी झोले में। और हर इवेंट को मैं जीतता चला गया सर। BA सेकेंड ईयर में ही मैं रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मुझे मिल चुका था। अच्छा। BA सेकेंड के अंदर कॉलेज का जो सबसे wonderful. बड़ा अवार्ड होता है। ये अवार्ड लेने के बाद भी रोल मैं, और जब भी कोई इवेंट होता, कॉलेज का फंक्शन होता, मैं पापा को लेके जाता। अब पापा को प्रोफेसर बताते हैं बड़ा अच्छा बच्चा है, जी। पापा बोले ये अच्छा बच्चा है ये अच्छा बच्चा है। अभी 2 साल पहले तक हम कुछ और सोचते थे। हम दो कुछ और सोचते थे। चलो,
तो इस तरीके से सर थोड़ा-सा पापा का माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ और मेरा माइंडसेट ये कि ठीक है, मैं कॉलेज में रोल ऑफ ऑनर तो पहुँच गया, अब आगे क्या करूँ? और आगे कैसे बढ़ूँ? वो टैग्स नहीं हटे थे अभी। अच्छा, अभी तक माइंड में आपके वो टैग्स लगे हुए थे। माइंड में नहीं सर, वो दुनिया अभी भी यही कह रही थी क्योंकि पापा किसी को बोलते थे मेरे बेटे ने इस चीज़ में जीता। बोले अभी 2 साल पहले तो वो देखा था। पुराना वाला याद कर देते पुराना थे। वाला सर, क्योंकि वो टैग्स इतने मजबूत थे, उनको हटाना एक रोल ऑफ ऑनर अवार्ड से नहीं हो सकता था। तो एक बार क्या हुआ सर कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहाँ पे है ना किसी बच्चे ने एक रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल रिकॉर्ड और उसकी स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी थी। वहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे भी रिकॉर्ड बनाना है। आप रिकॉर्ड बनोगे तो रिकॉग्निशन आएगी, न्यूज़पेपर में नाम आएगा। हाँ, मुझे नेशनल रिकॉर्ड बनाना है। मैंने अपने सभी प्रोफ़ेसर्स को बताया कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड बनाना है। मैंने एक टॉपिक चूज़ किया फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का, एक मैथ्स का टॉपिक लिया फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन। उस पे प्रैक्टिस शुरू की। अब ये नहीं पता था रिकॉर्ड्स बनते कैसे, क्या तो उसका प्रोसेस जानने के लिए मैंने सर्च किया कि भई ये रिकॉर्ड ऑफ़िस कहाँ पे है? मैं पहुँचा फ़रीदाबाद में उनका ऑफ़िस था। उनके ऑफ़िस में जाके मैंने पूरा प्रोसेस शुरू किया और मैंने बोला कि मैं इस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बोले कीजिए प्रैक्टिस। 6 महीने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करने थे और मेरी जो टाइमिंग आई थी, उस टाइम पे मुझे ये टारगेट नहीं दिया गया था कि कितनी देर में करना है। उन्होंने कहा था फास्टेस्ट करके दिखाना। तो फास्टेस्ट मैंने करके दिखा, 4 मिनट 42 सेकंड में उसको करके दिखा दिया। करने के बाद में 2 महीने वेट किया, रिजल्ट आया अप्रिशिएशन कि आपका ये रिकॉर्ड नहीं है, हम आपको सिर्फ एक अप्रिशिएशन लेटर दे सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट लिखा हुआ था 3 मिनट का। अगर इस चीज़ को आप 3 मिनट में करके दिखाओगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा आपका नेशनल रिकॉर्ड। पहले उन्होंने डिफाइन नहीं किया था ऐसा कुछ। पहले कुछ डिफाइन नहीं किया था कि आप इस टॉपिक को लीजिए, जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना कष्ट, क्योंकि वो अपने आप में एक नई कैटेगरी थी, उससे पहले उस चीज़ में रिकॉर्ड बना नहीं था नेशनल लेवल पे, तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा था तो कोई गोल नहीं था। तो जब मैंने कर दिया तब मुझे कहा गया ये रिकॉर्ड नहीं है भाई, इतने क्योंकि रिकॉर्ड में क्या होता है सर, रिकॉर्ड 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे होते हैं। 4 मिनट 42 सेकंड उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम था कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। जबकि मेरी 6 महीने की प्रैक्टिस थी। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैं 4 मिनट 42 सेकंड में पहुंचा था। अब 3 मिनट का टारगेट था और वहाँ पे फिर मैं गिव अप करने ही वाला था। जैसे मैं कई बच्चे भी गिव अप कर देते हैं, तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि यार गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गिव अप कर दूँ या मैं रिकॉर्ड बना दूँ। अगर उस दिन मैं गिव अप कर देता या उस दिन मैं डर जाता, तो मैं कभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तो छोड़ो, नेशनल रिकॉर्ड भी नहीं बना पाता, शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। मेरे सामने वही टैग्स मुझे दिखाई दिए। वो एक होता है ना कि दोबारा से कि यार इन टैग्स को हटाने का सिर्फ यही एक ज़रिया है। 3 मिनट का टारगेट दिया, मैं इसको करूँगा। अगले 6 महीने और प्रैक्टिस की और वो जो 3 मिनट का टारगेट था, पता कितनी देर में करके दिखाया मैंने? कितनी देर में? 1 मिनट 38 सेकंड में। वाओ! दैट्स वंडरफुल। 1 मिनट 38 सेकंड में मैंने 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए और जैसे ही नेशनल रिकॉर्ड बना, नेशनल रिकॉर्ड बनते ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर होता है सर, हिंदुस्तान हाँ। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वो स्टोरी लगी कि मैथ्स को मतलब मैथ्स का नाम लेते ही याद आ जाता है अपना हिम्मत कुमार। तो उस टाइम पे पापा छोटी-मोटी जॉब करते थे गुड़गाँव में, जैसे आर्मी से रिटायर तो थे लेकिन गुड़गाँव में सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना था, तो पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। जी। तो वहाँ पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वहाँ न्यूज़पेपर में पहली बार जब उन्होंने मेरा बारे में देखा, तो मेरे से पूछा भी कि यार ये कब हो गया? और मेरे से ये भी पूछा कि भई आईएएस की तैयारी कर भी रहा है या नहीं कर रहा? है ना? क्योंकि तब तक क्या हो रहा था सर, जब मैं रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने लग गया था, तो अब मेरा ध्यान आईएएस से हट चुका था। मैं घर पे तो यही कह रहा था पापा को कि मैं भई आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इन बुक्स के जैसे ही संपर्क में आया, तो वो आईएएस की बुक्स, मुझे तो ये था कि इन बुक्स से मैं आईएएस बन जाऊँगा आराम से, लेकिन वो बुक्स पीछे छूट गई और मैं इनमें रिसर्च में लग गया था। तब मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं इस चीज़ में बहुत आगे कर जाऊँगा। मैंने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, अब मैं आगे बढ़ूँगा। पापा ने तब से सपोर्ट करना शुरू किया। उस एक रिकॉर्ड ने मेरे सारे टैग्स उतार के फेंक दिए सर। जितने भी और नए टैग्स लग गए, मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग, है ना? क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक क्यूब मैंने 1 मिनट 38 सेकंड में किए थे। तो वहाँ से जीवन बदलना शुरू हो गया और जब मैं एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ सर, तो उसको छोड़ता नहीं। फिर मैंने 1 रिकॉर्ड बनाया, 2 रिकॉर्ड बनाए, ऐसे 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए अच्छा। और उसके मतलब बाद आपने ये सोच लिया था कि अब नेशनल रिकॉर्ड बन गया है, अब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाएँगे। फिर कि नेशनल बन गया तो वर्ल्ड कैसे नहीं बन सकता?
ठीक है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ इतना ही गैप था कि वो प्रोसेस नहीं पता था, तो वैसे ही उनका भी प्रोसेस पता किया और मैंने वही रिकॉर्ड जो 1 मिनट 38 सेकेंड का था नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कंसिडर कर लिया गया। अच्छा, उसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मान लिया गया क्योंकि किसी ने वर्ल्ड में ऐसा किया नहीं था किया अब नहीं तक। था। तो इस तरीके से करते करते मेरे 7 नेशनल रिकॉर्ड बने और आज की डेट में 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। और उसके बाद में लगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने इतने सालों में सीखी है, क्यों ना हम इनको सिखाएं। मेरे जैसा बच्चा जो बिलो एवरेज था, जब इन टेक्निक से इतना कुछ कर सकता है तो बाकी चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक मेमोरी पे किताब लिखी। हाँ, आपने मेमोरी अपनी कैसे इतनी ज़्यादा तेज़ कर ली कि आपने वो नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जिस स्टूडेंट के 10th में 33 मार्क्स आए थे, उसके पास 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हम्म। ये अपने में एक अद्भुत। सर ये सब कुछ हुआ बुक्स के माध्यम से, और बुक्स के माध्यम से भी, और उन हमारे, क्योंकि जो बुक्स लिखी है ना सर, जो उसमें टेक्निक्स बताई गई हैं, वो पहले तो मुझे लगता था कि वो ऑथर की खुद की नॉलेज जी। है ना, कि जो ऑथर ने लिखा वो उनकी अपनी नॉलेज है, अपनी मतलब कुछ क्रिएटिविटी लगाई है। लेकिन जब ये हजारों किताबें पढ़ा ना, तब पता चला कि ये ऑथर की तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ, जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि ये टेक्निक मेरी नहीं है, मैंने सिर्फ इन पे अभ्यास किया है। ऐसे ही ऑथर ने दूसरी सोर्सेज से, जो हमारे पुराने वैदिक काल के वेद हैं, पुराण है, ये सारी चीज़ें वहाँ की चीज़ें। स्वामी विवेकानंद देखिए सर, जी। उनकी मेमोरी कितनी शार्प थी। लाला हरदयाल, पहले गुरुकुल सिस्टम शुरू होता था, हाँ जी, बिल्कुल। जितने ऋषि मुनि थे सबको सारे वेद याद होते थे। पहले रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थे ये सारे के सारे, सब याद होते थे, और जो उनके शिष्य होते थे वो उनको याद करा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो टेक्निक थी। और टेक्निक बड़ी सिंपल है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कैसे याद करता हूँ, देखिए मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, जबकि मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, अच्छा, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ। दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। पहले मैं एक बार के लिए, आपकी ऑडियंस है उनको केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल रिकॉल भी करके दिखा देता हूँ। ज़रूर। 118 एलिमेंट्स है भाई। आप एक छोटा सा टास्क कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के जितने 118 एलिमेंट्स वो सारे निकाल लीजिए और आप चेक कीजिए। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप चेक कर सकते हैं। शुरू करें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लेथम, सीरियम, प्रासिडाइम, न्यूडाइम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गुडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थूरियम, एटीबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, मिश्रित, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्सियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हाशियम, मेटनेरियम, टंगस्टेनियम, रोनजेनियम, कोपरनिशियम, अनंटीरियम, अननक्वेडियम, अननपेंटियम, अननहेक्सियम, स्पेक्टियम, अननऑक्टियम। कमाल हो जी आप तो। ये 118 एलिमेंट्स हैं। मेरे को 8 याद थे पहले वाले बस। उसके बाद ये 110 याद नहीं केमिस्ट्री के है। जो लेक्चर है उनको भी याद नहीं होते, लेकिन इनको याद करना बड़ा आसान है। मैं बताता हूँ कैसे। ये आपने कैसे सीखा? सर ये है ना, ये कोई भी कर सकता है। मैं सच बताऊं, ये कोई जादू नहीं है। हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जी। ठीक है। आज तक हमें लेफ्ट ब्रेन को यूज करना सिखाया गया है, जिसको बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन। मतलब हम कोई भी चीज कैसे याद करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कुछ भी याद करना है, या ये केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे आप इसको। ये 118 एलिमेंट, 118 छोड़ दीजिए, आपको 20 एलिमेंट याद करने, आप कैसे याद करेंगे बताइए। सिंपल, आपके पास क्या टेक्निक है। तो आप इनको बार बार रिपीट करेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसको बार-बार पढ़ेंगे, उसी को रिपीट करेंगे, रिपीटेड। रिवाइज हाँ, करेंगे। इस तरीके से आप इसको याद करने की बिल्कुल ठीक कोशिश बात करेंगे, है। है ना। तो क्या होगा, 20-25 बार जब आप इसको रिपीट करेंगे, तब जाके आपको याद होगा। आपके पास में एक मेथड है, रिपीटेशन मेथड, उससे आप याद करते हैं। हम ठीक है, हमेशा उसी से ही याद करते है हैं। ना। या चीजों को समझ समझ के याद करते हैं। समझते हैं प्रोसेस को, हाँ, लेकिन हमने कभी भी ऐसा कोई टेबुलर फॉर्म में कोई टेबल या कुछ ऐसे याद नहीं करा है समझ के। हमने उसको हमेशा रिपीट करके ही याद किया हुआ है। या तो रिपीट करके याद किया हो, या समझ के याद किया हो, या लिख के याद किया हुआ है ना। और टीचर्स भी यही सिखाते हैं। जी। ये है हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो बचपन से लेकर अब तक जो हमारा ट्रेन किया जाता है, वो है लॉजिकल ब्रेन, जिसकी पावर जो हमारा राइट ब्रेन है उससे बेहद कम है। ये ओके। दुनिया की जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, ये माइक बना है, ये लाइट्स बनी है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हुई है, वो हमारे राइट ब्रेन की करामात है।
अच्छा, इमेजिनेशन का करा, मतलब जितने भी सारी इन्वेंशन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जो है वो राइट ब्रेन से राइट चलती ब्रेन है। से है। और अगर हम लेफ्ट के साथ राइट को यूज करने लग जाएं, जैसे मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद की, तो इसमें मैंने क्या था, ठीक है कुछ समझने का पार्ट था वो मैंने समझ लिया, वो भी किसी अच्छे टीचर से समझ लिया। मुझे पता था समझ में आने से थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा, क्योंकि समझ में आना और याद होना अलग अलग चीजें होती हैं सर। अगर ऐसा होता कि समझ में आने के बाद याद हो जाता तो सारे पेपर सब बच्चे अच्छे से पास कर देते। यूपीएससी का बच्चा है पूरे साल समझता रहता है, जी। कितना समझता है, कितना मेहनत करता है, जब वो एग्जाम देता है वो सब भूल जाता है। इसका मतलब समझ में आने से ठीक है, याद आ भी सकता है और याद नहीं भी आ नहीं सकता। भी आ सकता, दोनों चीजें। तो राइट ब्रेन ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी याद करना, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है पिक्चर्स पे। तीन चीजें हैं जो मैं आपके ऑडियंस को दे रहा हूं। आपका ब्रेन काम करता है इमेजिनेशन पे, आपका ब्रेन काम करता है एसोसिएशन पे, और आपका ब्रेन काम करता है रेडिकुलस थिंकिंग पे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम मूवी देखने जाते हैं, हमेशा याद रहती है। क्या पेन पेपर लेके जाते हैं सर? कभी भी नहीं। क्या उसको याद करते हैं? उसके बावजूद ये याद हो जाता है, मतलब याद भी नहीं किया फिर याद हो गई, बाय डिफॉल्ट याद हो गई। ठीक है, उसका कभी रिवीजन करते हैं? कभी नहीं करते। सालों तक याद रहती है। क्यों? डायलॉग्स भी याद रहते हैं। डायलॉग भी याद रहता है। उसमें तीन चीजें होती है सर। आप उसको देखते हैं, जी। और हमारा ब्रेन जिस चीज को इमेजिन करेगा, जिस चीज को देखेगा, उसको वो याद रखेगा। पहली चीज मूवी में इमेजिनेशन होती है। दूसरी चीज, मूवी का हर सीन दूसरे सीन से एसोसिएट होता है, हाँ, ठीक बात कनेक्ट है। हो। एक सीन याद आते ही दूसरा याद आ जाता है, दूसरे से तीसरा याद आ जाता है। ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। तीसरी चीज, मूवी में इमोशंस होते हैं एक्सट्रीम। कभी हम उसको देख के हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी हंसते। ये मतलब जबकि वो सच नहीं है, लेकिन उसमें इमोशंस ऐसे डले हुए हैं। आप भी देखो, आज जो भी आपकी एज है, आप अपनी लाइफ के एपिसोड्स याद करो जो एक्सट्रीम होंगे, वो आपको याद है, वो इंस्टेंटली याद आ जाएंगे। या तो बहुत अच्छे या तो बहुत बुरे। रूटीन की चीजें आप याद नहीं, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, वो याद नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना। कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा वो याद होगा, कुछ बहुत बुरा हुआ होगा वो याद होगा। तो मैंने ये तीन चीजें केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में डाल दी कि ये जितने भी एलिमेंट्स थे इन सबको मैंने इमेजिन करना शुरू किया। अब इमेजिन कैसे करेंगे? ये जितने भी एलिमेंट्स ये सारे पिक्चरलेस है। बिल्कुल सही बात है। अब हाइड्रोजन को कैसे देखे, हीलियम को कैसे देखे, लिथियम को कैसे देखे, ये सारे के सारे पिक्चरलेस वर्ड है। और सिलेबस जितना भी होता है वो सारा पिक्चरलेस होता है। उसको इमेजिन कैसे करें? तो यहाँ पे एक मेमोरी की टेक्निक्स होती है जिसका नाम होता है पीएमएस टेक्निक। पीएमएस, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल मीनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको इसलिए पर्सनल मीनिंग सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इसमें आप अपना पर्सनल कुछ भी इमेज निकाल सकते हैं, कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं। वो मेरे लिए अपना पर्सनल, आपके लिए कुछ और हो सकता है। आप एक वर्ड के लिए एक मीनिंग बना लेते हैं या एक इमेज बना लेते हैं उसकी, और उसको याद करते हैं। एक छोटा बच्चा आया था, उसको सारी की सारी कंट्री कैपिटल याद थे। मैं सच कहता हूँ, आप 2 दिन में सारी कंट्री कैपिटल याद कर सकते हैं। जैसे एक कंट्री में आपको बताता हूँ, एक कंट्री है बुल्गारिया। बुल्गारिया जिसकी कैपिटल है सोफिया। अब हमें इसको याद करना है और ये तीनों चीजें इस पे लगानी है। एक तरीका तो ये है, इसको बार बार रटेंगे, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया। एक तरीका ये है कि इन दोनों को पहले तो इमेजिन करें, इनकी पिक्चर बनाए। बुल्गारिया, यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे पीएमएस, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। बुल्गारिया, बुल गिर गया। ओके, पर्सनल मीनिंग सिस्टम, बुल्गारिया, बुल गिर गया। ठीक इमेज, है। इमेज हो गई। इमेज बन गई आप। सोफिया, सोफा। पर्सनल मीनिंग सिस्टम निकाल लिया, तो दोनों को इमेजिन किया, दोनों की इमेज निकली। अब दोनों को कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है। और वो एक रेडिकुलस वे में भी हो सकता है या उसमें कुछ इमोशंस भी डाल सकते हैं। सिर्फ इमेजिन करना है कि एक बुल है, वो गिरा हुआ है आपके घर के सोफे पे। एक बुल गिरा हुआ आपके घर पे सोफे पे। बस। बुल्गारिया भी याद हो गया, सोफिया भी याद हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई पूछेगा बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ना बुल्गारिया। अब बुल्गारिया से आपको वो दिखेगा, बुल गिर गया, कहाँ गिरा है? सोफे पे गिरा है। सोफा। सोफा से उसका आंसर आ जाएगा सोफिया। सोफिया। कितने सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पूरी इंग्लिश के वर्ड डिक्शनरी याद कर दी है। जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग मैं याद कराता हूँ आपको अभी के अभी। कुछ फोबियाज याद करते हैं। एक वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीनिंग होता है फियर ऑफ हाइट्स, ओके। ऊंचाई से डर। एक होता है लिम्नोफोबिया। लिम्नोफोबिया, फियर ऑफ लेक,
झील से डर। ओके। एक होता है ओटोफोबिया। ऑटोफोबिया। हाँ, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। ये 3 वर्ड और इनके मीनिंग याद करना है। जिस किसी को भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करना हो, जिसको भी जीके याद करनी हो, ऐसे ही याद होती है। अब कैसे याद करेंगे? अब इसमें एक पार्ट कॉमन है, एक अनकॉमन है। फोबिया जी। को एक बार के लिए हटा देते हैं, क्योंकि ठीक फोबिया है। तो वैसे ही याद रहेगा। डर। एक्रोफोबिया का एक्रो ले लिया, लिम्नोफोबिया का लिम्नो ले लिया, और ओटोफोबिया का ओटो ले लिया। ठीक ठीक है। है जी। पहला वर्ड मीनिंग याद करते हैं, एक्रोफोबिया। एक्रो, एक्रो। एक्रो का पीएमएस बनाइए, क्या बनेगा? एक्रो। क्रो। क्रो बन गए, क्रो बन गया। बन गया, ब्रेन इमेज दी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फियर ऑफ हाइट्स, ये तो अपने आप में पिक्चरफुल है। अब इनको कनेक्ट करना है और एक रिडिकुलस स्टोरी बनानी है। ठीक है, क्या बन सकती है कि एक बड़ा सा क्रो है, रिडिकुलस होना चाहिए। एक बड़ा सा क्रो है, वो आपको धीरे धीरे पकड़ के हाइट पे ले जा रहा है। जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है। डर लग रहा है। बस छोटा सा। मतलब उस मीनिंग का कोई मतलब होने की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सर, हमें आंसर याद रखने से मतलब है, कोई लॉजिक नहीं बनाना। नहीं हमें भाई, आप समझने के लिए लॉजिक लगाइए। अगर कुछ समझना है, आप लॉजिक से समझिए। याद रखने के लिए लॉजिक मत लगाइए। याद रखना है तो इमेजिनेशन का यूज कीजिए, याद रखना है तो एसोसिएशन का यूज कीजिए। ऐसे ही लिम्नोफोबिया, लिम्नो, तो लिम्नो की इमेज बनाइए। लिम्नो, 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 लेमन, लेमन, लेमन। फियर ऑफ लेक जी। ठीक है, आप एक लेक पे बैठे हैं। आप एक लेक पे बैठे, तभी आपने देखा कि कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। एक बड़ा सा लेमन है, वो धीरे धीरे उसमें डूब रहा है, और वो कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे लेक से डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे लेक से डर लग रहा है। फियर ऑफ लेक। ठीक है। एक वर्ड है ऑटोफोबिया। ऑटो तो ऑटो, ऑटो रिक्शा। फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। आप ऑटो रिक्शा में बैठे, तो आपने घर का एड्रेस दिया था, मुझे घर पे उतार दो, रात हो रही थी। अब वो घर पे नहीं ले जा रहा, वो पता नहीं कहाँ आपको सुनसान एरिया में ले गया, अकेले में ले गया। अब आप वहाँ पे डर रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, क्या हो रहा है। बस छोटी छोटी स्टोरी, छोटे छोटे लिंक, छोटी छोटी इमेजिनेशन। चाहे इंग्लिश के ये 80,000 शब्द याद कर दो, अमेजिंग है ना। तो वो तीनों चीजें जो थी ना, तो मैं जो कुछ भी याद करता, केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने ऐसे ही याद किए। मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे, इन सबको पिक्चरफुल बनाया, इनको आपस में लिंक किया, फनी फनी स्टोरी बनाई, और वो आज भी मुझे याद है, जबकि मैंने ये 2013 में याद की थी। 2013 से लेकर आपको अभी तक याद है? अभी तक याद, अभी तक याद है। मतलब जो आपने ऐसे स्टोरीज बना ली, या जिसको आपने ऐसी थिंकिंग से याद कर लिया, जो कि आपकी इमेजिनेशन है, उसको आप कभी भूलते भी नहीं कभी है। नहीं भूलते। शोले मूवी कब देखी थी आपने? शायद बचपन में देखी थी। आज याद है या नहीं? हाँ बिल्कुल याद आ जाती है। क्योंकि हम अपनी मूवी क्रिएट कर रहे हैं सर, उसके डायरेक्टर हम ही हैं। हम जो ये बना रहे हैं, हम मूवी बना रहे हैं, और हम अपनी मूवी खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या वो याद नहीं रहेगी? जब दूसरे की मूवी हमें याद रहती है, तो अपनी मूवी याद नहीं रहेगी, एग्जैक्टली। है ना। तो मेमोरी इन चीज़ों पे काम करती है, इमेजिनेशन पे, एसोसिएशन पे, रिडिकुलस थिंकिंग पे। कुछ टेक्निक्स हैं, और ये ऐसा नहीं कि इनको सीखने के लिए सालों चाहिए। हाँ, वो प्रैक्टिस तो देखिए, टेक्निक जल्दी सीख सकते, लेकिन जो मतलब आपको स्पीड बढ़ने में, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। स्पीड बढ़ाने की बात तो बाद में आती है। आपने इतने आराम से, इतनी आसानी से, इतने ब्यूटीफुली आपने आई थिंक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का ऐसा बैलेंस बना दिया कि आपने जो भी वर्ड्स बोले हैं, मेरे को लगता नहीं है मैं जिंदगी में कभी भूल सकता हूँ इनको। कभी नहीं बोलेंगे सर। बुल्गारिया बताइए। सोफिया। बस एग्जैक्टली। सारी कंट्री कैपिटल याद कर दीजिए। ठीक है सर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और आप देखिए ना, कितनी खूबसूरत चीज़ हो। अगर ये छोटे छोटे बच्चे, जो हमारे मासूम से बच्चे हैं, जिन पे वो बैग लाद दिया गया है ना, और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ना पेरेंट्स को पता कैसे पढ़ाना बच्चे को, ना टीचर्स को पता कैसे पढ़ाना बच्चे को, और वो बच्चा जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ रहा है, उस पर कितना प्रेशर पड़ता जा रहा है। वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, वो घर पे आके पेरेंट्स भी पढ़ा रहे, वो ट्यूशन पे भी पढ़ रहा है, ना उसके पास खेलने के लिए टाइम है, ना कुछ और काम करने के लिए टाइम है। तो बचपन भी मर रहा है सर। ऐसे ही जो हमारा यूथ है, वो बेचारा लगा हुआ दिन रात मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये टेक्निक समय रहते हम पहुंचा दें, क्योंकि कोटा में हर दिन क्या हो रहा है, कितने सुसाइड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जो अचीव नहीं कर पाते हैं उनको इतना डिप्रेशन हो जाता है। सर होगा ही ना। जो मेहनत करेगा, पूरी साल मेहनत करेगा, और उसके बाद जब उस पर फेलियर का टैग लगेगा, तो सर क्यों नहीं होगा बताओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक स्टूडेंट ने उस 3 घंटे के एग्जाम में क्या लिखा, उस पर टैग लगा दिया जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। पूरे साल की मेहनत उस 3 घंटे में कंसाइज कर दी जाती है। सर, जो हमारा एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम था, वो खत्म कर चुके हैं। ये तो हमारा लॉर्ड मैकाले वाला सिस्टम है, हाँ। जो हम पे थोपा गया है। ठीक है,
सर जापान में ऐसी पढ़ाई नहीं होती, अच्छा। यूएसए में ऐसे पढ़ाई नहीं होती, वहाँ तो प्रैक्टिकल डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट यही चीज़ें हो रही हैं, बच्चों को कैसे एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रहा है। तो कितने छोटे बच्चे को हम ये सिखाना शुरू कर सकते हैं, या कितना प्रैक्टिकली आपने अभी तक किया है? मैंने 5 साल के बच्चे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिया था सर। अच्छा। 5 साल का बच्चा जो उसका वर्ल्ड 5 साल के बच्चे ने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद कर दी थी, 5 साल का बच्चा। तो और जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही मस्ती करेगा इन चीज़ों को सीखने में। अब मैं आपको बता रहा था, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्यों? आपका दिमाग क्या है, लॉजिकल ब्रेन। हम लॉजिक पे बात करते हैं, अरे नहीं कौन स्टोरी बनाएगा, कौन इमेजिन करेगा। हम नहीं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं लॉजिकल ब्रेन के, हम चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा, वो तो जैसे ही हम बोलेंगे हमारी बात मानेगा। तो अगर पेरेंट्स ये चीज़ें सीख जाए, टीचर्स सीख जाएं, और टीचर्स बताए बेटा ऐसे याद करना, तो छोटा बच्चा तो बहुत बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीखेगा सर। उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव होते हैं वो। उनको मोटू पतलू बना के कुछ इस तरीके से कार्टून क्रिएट करके जब ये चीज़ें सिखाएंगे ना सर। एक बच्चा आया था, मतलब जिसको सारी की सारी चीज़ें याद रहती थी, कंट्री कैपिटल क्या, कौटिल्य करके गूगल बॉय है ना, हाँ जी, वो हाँ मेरा जी। ही अटेंड किया हुआ बच्चा है सर। ठीक अच्छा, है, जो अमिताभ बच्चन जी के साथ भी गया अमिताभ था बच्चन के साथ कौटिल्य, में भी हाँ। आया था। और मैं ये नहीं कहता कि कौटिल्य, देखो वो बहुत क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, और बहुत मतलब उसमें लर्निंग मतलब सीखने के लिए वो बहुत आतुर रहता है, वो भी आतुर रहता है, उसके पेरेंट्स भी आतुर रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चा टेक्निक से तो सीखा है सर, ये पुरानी जो हमारी टेक्निक्स थी उन्हीं से तो सीखा है। कौटिल्य का मेरा सबसे पहला प्रोग्राम आया था 2013 में। अच्छा। तो उसके बाद मीडिया में थोड़ा सा एक हो गया था कि भाई एक ही बच्चा कर सकता है। मैं हमेशा ये कहता था कि कोई भी बच्चा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उस लेवल पे जा सकता, वो तो भाई भगवान की कृपा होती है, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकता है ना, अपने एग्जाम को एंजॉय कर ले, ठीक है। पेरेंट्स को मतलब ये ना रहे कि भाई एक होता है ना कि सर, उस टाइम पे उम्मीद ये लगा दी कि हर बच्चा वही बनेगा। हर बच्चा तो देखो वो नहीं बन सकता, बहुत सारे फैक्टर थे उन चीज़ों में, लेकिन हर बच्चा टेक्निक सीख सकता है, हर बच्चा अपने एग्जाम्स को, अपनी स्टडीज को एंजॉय जरूर कर सकता है। हर बच्चा पूरे साल हंसते खेलते पढ़ाई कर लेगा मजे में, और एग्जाम दे देगा बिना टेंशन के। बिल्कुल हो सकता आजकल है। छोटे छोटे बच्चों में टेंशन, डिप्रेशन की बीमारी आने लग गई हैं। मतलब इसका तो नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल मिट या जाएगा। इंडिया में होता भी इसलिए नहीं था कि शायद पहले से ये चीज चली आ रही थी, और ये जब फॉलो होता था तो सारे, जैसे आपने बोला कि ऋषि मुनि होते थे, उनको सब कुछ याद रहता था। तो ये सिस्टम हमारे से अलग करके एक तरह से तो उन्होंने हमारे पे बहुत बड़ा अटैक किया हुआ है। बहुत बड़ा अटैक किया सर, हमारी सारी चीज़ें ले ली गई है। जो वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स सब्जेक्ट हमारा है, रिसर्च बाहर के लोग कर रहे हैं जी। आज तक मेन स्ट्रीम में वैदिक मैथ्स नहीं आया। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ने भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में मेरा खुद का कोर्स वैदिक मैथ्स का लॉन्च हो चुका है। अब बहुत कोशिश ये बढ़िया। हो रही है कि मैथ्स का जो ये डर है कैसे खत्म करे। तो अब उनको ये पता चल चुका है कि वैदिक मैथ्स से ऐसा हो सकता है, क्योंकि शकुंतला देवी जी ने भी बहुत कोशिश की थी, है ना। रामानुजन जी जानते थे वैदिक मैथ्स को। वैदिक मैथ्स पे जेम्स ग्लोवर किताबें लिख रहा है सर। जो बाहर के जो बंदे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, बाहर के स्कूलों में वैदिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारा इंडिया, जिसका मतलब मेन ओरिजिन वैदिक मैथ्स है, वो उन चीज़ों से अछूता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी टेक्निक्स हैं। ये मेमोरी की टेक्निक सर, स्वामी दयानंद सरस्वती सब कुछ याद होता था, स्वामी विवेकानंद को सब कुछ याद होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक टेक्निक दी थी 5 SQR सिस्टम, कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, उन्होंने इतने स्टेप्स बताए थे। मतलब अल्टीमेट सिस्टम था वो। लेकिन वो कॉपी कर लिया बाहर के लोगों ने, और उस पर रिसर्च की और किताबें छाप दी, और आज उन किताबों को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमारा सिस्टम है सर। योग हमारा, आयुर्वेद हमारा, एस्ट्रोलॉजी हमारा है, वैदिक मैथ्स मेमोरी। तो तभी तो मैंने अपने पापा को भी ये कहा था, पापा अगर मैं IAS बन गया ना, तो पापा कहते थे बनने के बाद छोड़ देना, मैं नहीं छोड़ूंगा। सर बनने के बाद कौन छोड़ता है, ये बताइए। नहीं छोड़ा जाता, है ना, सही बात। इतनी मेहनत करने, वो पहले ही छोड़ देते हैं ना, पहले ही छोड़ देते हैं जो बनना ही नहीं है। और मैं इस चीज़ पे रिसर्च, तभी हमने अपना एक स्कूल, 2 वजह थी सर उस स्कूल की। एक वजह तो ये थी कि कहीं कोई ऐसा बच्चा जो सच में निर्दोष, कई बार हम सारा का सारा कसूर बच्चों पे डाल देते हैं सर, जबकि हर बार कसूर बच्चे का नहीं होता, कई बार टीचर का भी कसूर होता है। आप हम समझिए, कभी भी नहीं सोचते। है ना। तो तब हमने एक ऐसे स्कूल को स्थापित किया है कि वहाँ पे अच्छे टीचर्स हों। दूसरा, हम शुरुआत से ही, क्योंकि मैं बार बार कोशिश तो ये करता आया हूँ कि वैदिक मैथ्स मेमोरी कैसे भी करके स्कूल के करिकुलम में शामिल हो जाए। तो जब ये आज तक इतने सालों में, जब से हमारे को इंडिपेंडेंस मिली है, किसी ने सोचा नहीं था कि वैदिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए?
सर ये काम भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने किया, जो वैदिक मैथ्स को लाने का काम ये आया अथर्ववेद से। जी। ठीक है, अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, तो उस पे जो रिसर्च की थी वो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने की थी। उन्होंने 16 वॉल्यूम तैयार किए थे, 16 वॉल्यूम, 16 किताबें तैयार की थी। अब वो जली या जलाई गई, आज तक स्वामी जी भी कभी नहीं समझ पाए, तो वो सारी की सारी वो भी नष्ट कर दी गई। वैदिक मैथ्स पे लिखी थी सर उन्होंने 16 किताबें, एक एक फॉर्मूला पे, और अगर वो सारी की सारी बन के तैयार हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। जब वो सारी नष्ट कर दी गई थी तो तब तक स्वामी जी तो बीमार हो चुके थे, और फाइनली बीमारी की अवस्था में उन्होंने एक वॉल्यूम लिखा था वैदिक मैथ्स, जो उनकी डेथ के 5 साल के बाद पब्लिश हुआ है। और उसके बाद क्योंकि कोई प्रमोट तो करने वाला था ही, वो फिर वैसे ही मतलब अनजान रह गया सर, सुनसान रह गया। लेकिन अब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग निकल गए हैं कि ठीक है, पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये विजन है कि बच्चों का एजुकेशन का जो प्रेशर है ना, इसको जहां तक हो पाएगी हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म किया जा सके। तो यही विजन है कि हर बच्चे तक वैदिक मैथ्स को, मेमोरी को, हर पेरेंट्स तक, हर टीचर्स तक पहुंचाना कैसे। वैदिक मैथ जो हमारे वेदों से निकल के आई है, अथर्ववेद से निकल के आई है, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर इसमें ना 16 सूत्र हैं। जी। 16 सूत्र हैं, और ये जो सूत्र जैसे उन्होंने लिखे तो 16 वॉल्यूम थे, जी। जिसमें मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेज की बात की थी, लेकिन ये जो एक वॉल्यूम निकल के आया ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक बेस है। ओके। इसमें सारा का सारा अंक गणित है। इसमें आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, ये सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक बच्चे को हम जैसे टेबल्स वगैरह है सर, टेबल सिखा सिखा के परेशान हो चुके हैं बच्चे को। 20 तक टेबल याद हुई आज तक? किसी को नहीं हुई। नहीं हुई ना। वैदिक मैथ्स में 100 तक टेबल 2 मिनट में याद हो जाती है। याद नहीं होती, उसमें एक छोटी सी ट्रिक है। बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है जिसके लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कई स्टेप में आंसर आता है, वैदिक मैथ्स में बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक। देखिए वैदिक मैथ्स में 2 तरीके की टेक्निक है, एक है स्पेसिफिक और एक है जर्नल। जर्नल का मतलब है कि कुछ भी डिजिट आ जाए तो कैसे करना है, स्पेसिफिक की स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो कैसे करना है। तो अगर कोई भी, और ये 3-4 महीने की बात, सिर्फ 3-4 महीने में कोई भी वैदिक मैथ सीख सकता है, और वो अपने जितने भी ये बेसिक कैलकुलेशंस है वो बहुत अच्छी कर सकता है। ये 16 सूत्र है उसमें। मतलब अगर हमारे पास 16 वॉल्यूम्स होते, हाँ, तो मतलब भारतवर्ष का नाम आज कहीं और होता। सर मैथ्स में तो बहुत 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 आगे होता, बहुत आगे होता। जितने भी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, हम्म। क्या वो वैदिक मैथ्स यूज करते हैं? सर वो तो छोड़िए, टीचर्स ही नहीं करते, है ना सर। यूज करें तब जब उनको पता हो। मेन क्या होता है, हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। जो भी अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन बने हैं तो जो भी उनको बुक्स में पढ़ाया गया, सिलेबस में पढ़ाया गया, वही चीज़ें। ये चीज़ें थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस का पार्ट थी नहीं, तो इनको इम्पोर्टेंस दी नहीं गई और इन पे कभी रिसर्च की गई नहीं गई, है ना। अवेयरनेस नहीं है हाँ, अभी तक। लेकिन अगर अब जब वो बिना पढ़े इस लेवल पे जा सकते हैं, तो अगर वो पढ़ लेंगे सर, तो हमारा तो मतलब भारतवर्ष है ना, वो तो राज करेगा सर। थोड़े से सूत्र के बारे में आप बताएंगे कि क्या होते हैं और कैसे उन पर काम किया जाता है? सर ये जैसे एक सूत्र है इसमें, जो सबसे मेन सूत्र की मैं बात कर देता हूँ वैदिक मैथ्स का, ये है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। एक सूत्र ऑल है। फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। हाँ, ओके। ये जितने भी एप्लीकेशंस है वैदिक मैथ्स के, चाहे वो बेस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो स्क्वायरिंग हो, चाहे वो क्यूबिंग हो, सब में काम करता है। ये दिखने में तो बड़ा फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको 9 से और लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करना होता है। जो इस फॉर्मूले को सीख जाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा पेन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में करके दिखा देता। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा ना, उसमें क्या करेंगे, एक वाइट बोर्ड हम रखेंगे या डिजिटल बोर्ड रखेंगे, उसमें ये जितने भी सूत्र होंगे वो सारे के सारे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अमेजिंग। बच्चों को तो बहुत आसानी हो जाएगी ये बहुत सीखने में। आसान, बहुत आसान है सर, बहुत ज़्यादा आसान है। जब मैं सीख सकता हूँ तो वो क्यों नहीं सीख सकते सर। तो जो आपने अभी स्कूल खोले हैं, जी, आप उसमें प्रॉपर वैदिक मैथ सिखा रहे हैं और मेमोरी टेक्निक्स भी सिखा रहे हैं? जो अपना स्कूल है उसका नाम है PRS सर। ये मैंने अपने PRS। दादाजी के नाम पे रखा है। ओके। PRS पंडित रोशनलाल संस्कार। उसका जो बेस है, फाउंडेशन, वो है वैदिक मैथ्स, मेमोरी, ब्रह्मचर्य। मतलब जो एक चीज में, और ब्रह्मचर्य भी हमारा है सर। मेमोरी में सबसे बड़ा रोल ब्रह्मचर्य का भी रहता है।
जो अच्छा। आज के हमारा यूथ जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उस चीज़ से भी हमें बचाना है, यूथ बहुत ज़्यादा बचाना है, जो प्रेमानंद जी महाराज जी वगैरह कोशिश करते रहते हैं। तो अपने स्कूल में मैं सिखाता हूँ, वैदिक मैथ्स भी सिखाता हूँ, मेमोरी भी सिखाता हूँ, और जो बाकी टीचर्स हैं हम उनको भी ट्रेन करते हैं कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट जो है समझाइए आप अपने तरीके से, लेकिन कुछ भी अगर याद कराना है तो ये टेक्निक्स यूज कर लीजिए। तो टीचर्स को भी हम ट्रेन करते रहते हैं इस चीज़ में। तो वैदिक मैथ्स जो है इसका ओरिजिन इंडिया से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अथर्ववेद में वो सारी चीजें हैं जो वैदिक मैथ्स में सिखाई जाती हैं, और हमने आज तक उसको सीखा ही नहीं है। और जबकि इस पे भी कंट्रोवर्सी हो गई है, इस पे भी मतलब कई लोग कहते हैं कि क्या सबूत है कि अथर्ववेद से वैदिक मैथ्स आया है। जो सबूत मांग रहे आप पढ़ो ना अथर्ववेद को, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने एक चीज बताइए सर, भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी वैदिक मैथ्स को लेके आए हैं, वो खुद कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने हर चीज लिखी है कि ये अथर्ववेद से आया, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अथर्ववेद से नहीं आया। मतलब हमारे वेदों को इतना समझा जा रहा है कि वेदों में कुछ है ही नहीं। अरे क्या नहीं है हमारे वेदों में, क्या ये जो हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मतलब हमारी चीजों को तो कि इनमें दम नहीं है, जबकि हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उनमें सब कुछ है। जो वेस्टर्न कंट्रीज कह देती हैं वो मान लिया जाता है। बिल्कुल मान लिया जाता अभी है। तो अमेरिका ने समोसा पे पेटेंट कर दिया है कि ये अमेरिकन डिश है। बताइए, अब कुछ टाइम के बाद में ये भी कह देंगे वैदिक मैथ्स हमारा है, मेमोरी टेक्निक्स हमारी है। जबकि आप एक देखिए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी टाइकून्स हुए हैं, स्टीव जॉब्स कहाँ आया था सर? इंडिया में आया था। मार्क जगरबर्ग कहाँ आया है सर? बिल गेट्स इंडिया में क्यों आता है सर? नीम करोली बाबा के यहाँ पे ये जाते रहते हैं, बिल्कुल सही है ना? बात है। तो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे रिसर्च, यहाँ की सारी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये जाके अपनी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे वही है ना, एक कहावत होती है ना सर, घर का जोगी जोगना, मतलब हमारा है इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं है उस चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। है ना। जबकि सर हमारी सच में मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। हमारी संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता जो है, हमारा सर बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। वैदिक मैथ्स को हम अगर पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दें तो आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ जाएगा बच्चों के मैथ्स ना लेने और मैथ्स को एक्सेल करने में? वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? दिन रात का, दिन रात का एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मैथ्स में 33 अंक आए थे सर, और आज मैथ्स में इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि वैदिक मैथ्स है जो नॉर्मल मैथ्स है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लेकिन वैदिक मैथ्स क्या काम करेगा सर? एक फाउंडेशन का काम कर देगा, एक इंटरेस्ट बनाने का काम कर देगा। वो बच्चों को ये बता देगा कि मैथ्स में भी इंटरेस्ट बन सकता है, मैथ्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे हमारी हिंदी की व्याकरण की किताब अलग होती है सर, और वैसे जो गद्य वगैरह उनकी बुक्स अलग होती है, ऐसे इंग्लिश में भी। तो अगर मैथ्स में भी 2 बुक आ जाए, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करना है तो वैदिक मैथ्स पढ़ लो, साथ में उसका पार्ट 2 जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जब आपके बेसिक्स, जब आपके अल्फ़ाबेट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप नॉर्मल वाला तो बहुत अच्छा कर ही लोगे सर। मतलब अगर एक स्टूडेंट को बचपन से वैदिक मैथ्स सिखा दिया जाए हुँ, तो उसके लिए वो जो मैथ्स का पूरा करिकुलम है फर्स्ट टू 12 तक हुँ। उसको करना बेहद बचपन आसान हो मतलब जाएगा, और वो उस चीज़ को मतलब वो नई-नई रिसर्च भी कर पाएगा, बेहद आसान हो जाएगा उसके लिए। आपको क्या लगता है कि ये कितने टाइम में कर लिया जाएगा? जैसे आपने अभी 2 स्कूल्स खोले हैं या एक यूनिवर्सिटी में अभी वैदिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। हुँ। तो भारतीय सरकार को कितना टाइम लगेगा ये पूरे हिंदुस्तान में आ जाए? सर टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी देखिए, अभी भी जो चीज़ है ना जिस पे रिसर्च हो चुकी है, उस चीज़ पे अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा डाउट किया जा रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुका है, बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले, तो अब समय क्यों लग रहा है दूसरी यूनिवर्सिटी में ये फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? या जो हमारे बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएसई बोर्ड, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने बड़े कॉलेज को ने इसको मान्यता दे दी है, तो आप जल्दी से इसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो अभी भी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हमारा है या इससे चीज़ें बदल सकती हैं। ये समझा जा रहा है कि इसमें तो सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशंस ही हो सकती है। अरे कम से कम वो तो सिखाइए। जो 16 वॉल्यूम्स थे वो नष्ट हो गए, कम से कम कोई तो बंदा निकले जो उन पे रिसर्च करे, कुछ तो अथर्ववेद की तरफ जाए। तो बहुत कुछ है सर। मतलब अगर स्वामी जी होते, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी होते, तो एक्चुअली वही बताते कि वैदिक मैथ्स क्या है ना। और बाबा श्याम की दया रही तो कोशिश करेंगे सर कि वो चीज़ें जो दबी हुई है
अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगे हम निकालने की कोशिश करेंगे पूरा। आपके हिसाब से इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? सर अब तो बहुत कुछ किया जा सकता है, सोशल मीडिया का टाइम है, जी, ठीक है? तो जैसे मैंने भी अपना एक तो यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरीके का कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, वैदिक मैथ्स का है, मेमोरी टेक्निक्स का है। दूसरा मैंने बुक्स वगैरह लिख दी हैं सर, और कोर्सेज़ बना दिए हैं। वो कोर्सेज़ वो वाले कोर्सेज़ नहीं है कि सेल कर दिए सर। कोर्सेज़ वो है जो सच में स्क्रैच से सिखाएँ बच्चे को, ए टू जेड सिखाएँ, जितना मुझे आता था वैदिक मैथ्स के बारे में या मेमोरी के टेक्निक्स के बारे में। मैंने जो अपना कोर्स बनाया, वैदिक मैथ्स मास्टरी का कोर्स बनाया सर, उसमें जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बिल्कुल बेसिक से रिकॉर्ड किए, उसके बाद में उसके असाइनमेंट्स बनाए। जी, कि बच्चा अगर क्वेश्चन को सोल्व करे तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करेगा, असाइनमेंट पे करेगा। साथ में उनके डाउट सेशंस वगैरह भी लिए और लाइव सेशंस वगैरह भी करके, तो बहुत सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये बहुत जल्दी फैल सकता है। बस कोशिश यही है कि जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, ये अगर एक बार इस मोड में आ जाए कि वैदिक मैथ्स को, जो हमारी धरोहर है, मेमोरी की टेक्निक्स जो हमारी धरोहर है, वो पूरे इंडिया में फैलाई जाए। मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करके हम वैदिक मैथ्स की जो हमारी इन डेप्थ नॉलेज है, उसको रीपैक करके अगर प्रेज़ेंट करें, हम्म। तो सारे अर्बन सिटीज़ भी इसको फ़ॉलो करेंगी और सारे यूनिवर्सिटीज़ भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और ये होगा आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर, ये होने वाला है। स्वामी रामदेव जी ने जी, योग को, आयुर्वेद को कितना पॉपुलर कर दिया सर, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो क्या हम ऐसे वैदिक मैथ्स मेमोरी की टेक्निक्स को नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगले 5 साल में अगर हम सोशल मीडिया पे इसको ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते जाएँ, तो मुझे ये दिन दूर नहीं लगता कि इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होना चाहिए। सर मेरा फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पॉडकास्ट में आप जैसे इंसान हो जो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे, जैसे आपने इसकी इम्पोर्टेंस समझी कि यार ये बच्चों को बेनिफिट दे सकता है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो मतलब बहुत हद तक, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता सर, लेकिन अगर हम सब मिल के, है ना, अपने बच्चों के लिए, हमें किसके लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, तो इससे अच्छा गिफ्ट हम बच्चों को क्या दे पाएंगे? वो खुश रहेंगे सर। जैसे वो 3 इडियट में बात है ना, वो उस पढ़ाई को जिसको वो बोझ समझते हैं, आज के दिन स्कूल लाइफ मेरी सबसे गंदी लाइफ रही है सर। मेरी कॉलेज लाइफ मेरी सबसे अच्छी लाइफ रही है। तो जो स्कूल लाइफ को वो एंजॉय कर पाएंगे सर। तो वैदिक मैथ्स कितना हेल्प करता है बच्चों के आईक्यू को इंक्रीज़ करने के लिए? बिल्कुल हेल्प हेल्प करता है सर। इसमें मैंने 2 ब्रेन की बात की थी, लेफ्ट और राइट। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपका राइट ब्रेन डेवलप होता है। जी, है ना? देखिए, आप अपनी बॉडी को, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, आप अपनी बॉडी को तो नरिश कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब ब्रेन के लिए क्या करते हैं? ब्रेन कैसे एक्टिव होगा? ब्रेन कैसे हाई एनर्जी लेवल पे काम करेगा? ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी? वो होती है कैलकुलेशंस से। जितना आप छोटी-छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए पेन पेपर उठाते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को याद करने के लिए वो डायरी पेन ले लेते हैं सर। तो छोटी-छोटी चीज़ें ना तो उनको याद करना है, या छोटी-छोटी कैलकुलेशंस है उनको दिमाग से कीजिए। ये आपके राइट ब्रेन को और आपके आईक्यू को इम्प्रूव करेगा सर। मैंने देखा है बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा मैथ्स की एंग्ज़ायटी होती है कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, हुँ। और दूसरा उनका आईक्यू भी शायद इसी वजह से कम रह जाता है कि वो उस मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, कैलकुलेशंस खुद नहीं करते हैं ओवरली। क्या ये दोनों चीज़ें वैदिक मैथ्स से एक ही बारी में सॉल्व की जा सकती हैं? हो सकती है सर। आप स्टार्टिंग से देखिए, बच्चे को अगर कैलकुलेशन में एक छोटी-सी अगर एप्लीकेशन भी सिखाई जाए, मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है। अब जो नॉर्मल मैथ्स है वहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं सर। एक तो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन गलत तरीके से मतलब सिखाई जा रही है। कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है मान लीजिए, आप उसको कैसे रीड करते हैं सर? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ये बताइए। हाँ, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट। राइट कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट करते हैं। मैथ्स ही लगा लीजिए, मैथ जो सब्जेक्ट है उसको जब भी आप रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट। जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो तो उल्टा। राइट से लेफ्ट। हाँ, एक एडिशन भी निकालने तो राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट करते जब बाकी सब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, रीड भी आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, राइट भी लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो मैथ्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ डायरेक्शन गलत हो जाती है। वैदिक मैथ्स में जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो सॉल्यूशन हम करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं। वैदिक मैथ्स यही करता है, सबसे पहले वो आपकी डायरेक्शन ठीक कर देता है कि कैलकुलेशंस तभी स्पीड से हो पाएंगी जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वो नॉर्मल मैथ्स में नहीं है। और नॉर्मल मैथ्स में क्या, ये राइट टू लेफ्ट की वजह से स्टेप्स बन गए हैं। हैं।
स्टेप्स में आंसर आते हैं। एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन के भी इतने स्टेप्स। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है वो बच्चे का जो फोबिया वो बढ़ता चला जाता है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूंगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुए बिना रहती नहीं है। जबकि वैदिक मैथ में क्या एक एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स काफ़ी हेल्प करता है इन चीज़ों में। मतलब वैदिक मैथ्स फोबिया नहीं बनने देगा। मेरा भी मैथ्स का सबसे बड़ा फोबिया होता था 10th तक, जब जो मैंने आपको बताया जी। ही था ना। लेकिन जब मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ा तो ये इतना खूबसूरत निकला, मैं यार मैथ्स ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। आप और मतलब हमने उसका दूसरा पहलू देखा ही नहीं है आज दूसरा तक। पहले देखा ही नहीं। और मेरा ये नहीं कि बहुत कुछ बदलना है, बस मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि यार बाकी सब्जेक्ट की जगह एक मैथ्स का वैदिक मैथ और लगा दो ताकि कैलकुलेशंस बच्चे की अच्छी हो जाए। दूसरी, एक मेमोरी की बुक लगा दो कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो भरे पड़े इनको याद कैसे किया जाए। जी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने ये तो बता दिया, इनको याद करो, याद करें कैसे, उसके लिए एक मेमोरी की बुक और दो ही किताबें लगा दो बस करिकुलम में, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने एक बुक लिखी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी, जी उसमें क्या-क्या कवर होता है? क्या बच्चे सीख सकते हैं और किस एज पे सीख जाते हैं? सर, उस बुक में मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि जब भी बुक लिखी जाती है ना वो बड़े दिल से भी लिखी जाती है। मैं सच कह रहा हूँ, वो कोई कॉपी पेस्ट बुक नहीं है। लॉकडाउन का यूज करके वो जो 2 साल थे ना, मैंने वो किताब लिखने में ही लगाया था। और मैंने वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं मेमोरी की किताबें पढ़ रहा था ना, मुझे एक किताब में कभी कुछ नहीं मिला सर, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं एक ऐसी किताब लिखना चाहता था कि एक किताब ऐसी हो जिसको पढ़ने से ये समझ में आ जाए कि यार ये सिस्टम है। तो सब कुछ तो मैं एक बुक में नहीं डाल पाया, लेकिन बेसिक्स जितनी भी चीज़ें थी मैंने उस एक बुक में डाल दी है। उसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, जो जितनी भी एडवांस चीज़ें, क्योंकि मेमोरी में मुझे बहुत ज़्यादा किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक्स को कवर करेगी, एक एडवांस को कवर कर देगी। मतलब दुनिया भर के रिसोर्सेज से जहाँ-जहाँ बुक्स में आपने जो पढ़ा, उस उसको कंसाइज़ करके आपने एक ए बुक बनाई है एक बुक जिसमें बनाई, सारे बेसिक्स कवर कर लिए गए सारे हैं। बेसिक्स कवर हो गए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर एक बच्चा उसको पढ़ना शुरू करता है और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, तो कितना टाइम चाहिए उसको? सर, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स पढ़ें। जी। पेरेंट्स पढ़ें और फिर पेरेंट्स बच्चे को समझाएँ, क्योंकि एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर एक 9th-10th का बच्चा है, तो 9th-10th का बच्चा जैसे सिलेबस की बुक पढ़ता है, ऐसे ही अगर चैप्टर वाइज़ पढ़ेगा, तो उसको लगभग मतलब 2 महीने में वो बुक को पढ़ सकता है। उसके बाद स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम साइकिल भी सीखते हैं, स्विमिंग भी सीखते हैं, हल्की-सी प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन्स आएँगे, कैसे इमेजिन करें, कैसे एसोसिएट करें, बार-बार लॉजिकल ब्रेन उसको डराएगा। लेकिन साथ में एक टीचर अगर आ जाए कि बेटा इस तरीके से करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने के अंदर मेमोरी की टेक्निक्स में बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और वो टेक्नीक सीखने के बाद वो पूरा अपने सिलेबस पे इम्प्लीमेंट करके उसको जल्दी समझ सकता है, जल्दी पढ़ सकता है और सारा सिलेबस खत्म कर सकता है। सिलेबस के 2 पार्ट होते हैं सर। एक सिलेबस का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे मेमोरी की टेक्निक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कि यार ये तो याद हो गया, ये तो बहुत सिंपल था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना सर, जो अपने आप ब्रेन से एसोसिएट हो जाते हैं। पहले की कोई चीज़ पढ़ी हुई है कि यहाँ पे टेक्निक हर जगह नहीं लगानी। टेक्निक वहाँ लगानी है जहाँ पे लग रहा है कि ये याद नहीं हो रहा। कोई आपका स्टूडेंट जिसने ये सब कुछ लर्न किया मेमोरी वाला या फिर मैथमेटिक्स किया, उसको आपने रियल वर्ल्ड में किसी से कंपेयर करवाया हो कभी? सर, एक बच्चा जो मैंने बताया था, एक है विशेष नाम से। जी, ठीक है, जब नाम भी विशेष। ना उसका नाम ये बच्चे भी तो विशेष नाम का बच्चा, तो उनकी मदर, मैं उस टाइम पे गुड़गाँव में रहता था, कौटिल्य उस टाइम पे चल रहा था। तो उनकी मदर मेरे पास में आई कि सर मेरा बच्चा, इसका नाम विशेष है। पहले तो मुझे लगा कि शो ऑफ कर रहे हैं, विशेष कैसे हो सकता है नाम? सॉरी, मेरे स और श में दिक्कत है ना? तो मैम क्या बोले, सर इसको भी है ना कुछ इस तरीके से आप तैयार कीजिए। तो कौटिल्य ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था। जी, और मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो रिकॉर्ड बनाए। तो मैंने कहा कि मैम ठीक है, मैं इस बच्चे को ट्रेन करता हूँ, लेकिन मैं बच्चे को ट्रेन नहीं करूँगा, मैं आपको ट्रेन करूँगा। मैं बच्चे को ट्रेन करने का इतना टाइम अब मैं निकाल नहीं पाऊँगा। उनकी मदर को ट्रेन कर दिया मैंने। अच्छा। मदर को ट्रेन कर दिया, मदर ने बच्चे को ट्रेन कर दिया, क्योंकि हफ्ते में वो 1 दिन मेरे पास में आते थे। जो भी मैं टास्क देता था वो उसको करके आते थे। टेक्नीक से वो उन चीज़ों को याद कर देते थे। वो बच्चा बहुत पॉपुलर हुआ। न्यूज़पेपर में नन्हा मेमोरी किंग आ गया, नन्हा मेमोरी किंग आ गया। उसके बाद सर हमने ना फिर बच्चों से रिकॉर्ड्स बनाने बंद करवाए, कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा रिकॉर्ड बनाए। रिकॉर्ड तो वो बच्चा जिसका सच में इंटरेस्ट है, जिसके पेरेंट्स का इंटरेस्ट है, वही बनाए, क्योंकि रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सर। एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक टॉपिक पे, एक चीज़ के लिए 10,000 बार प्रैक्टिस कम से करते कम। हैं। तब जाके आप उस टॉपिक पे महारत। अब ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल आपको क्या लगता है मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी इसमें? मतलब इसको आपने 10,000 बार
प्रैक्टिस किया था तो पहला रिकॉर्ड बनाया था। पहला रिकॉर्ड बना था, पहला वाह! है ना। तो अब हम सिंपल क्या कहते हैं कि अपने सिलेबस पे अप्लाई करो इन टेक्निक्स को। तो मतलब मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को ये मेमोरी और मैथमेटिक्स की टेक्निक्स अगर सिखा दें, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में ना स्मूथलेस आपकी सारी स्टडी हो जाए और उनको किसी को देखना नहीं पड़े कि मेरे को कहाँ से पढ़ना पड़ेगा या कैलकुलेशंस कैसे होंगी या मुझे इसको याद करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लेना है। मतलब उनके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और ये सिर्फ ये 2 चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक नीड भी है, अगर कोई भी बच्चा समझ लेगा ना, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी एक्सपीरियंस कराया है। ये काफ़ी हद तक मतलब हम उनकी जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज की डेट में देखा जाए, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने इतना बच्चे ज़्यादा प्रेशर है कि पेरेंट्स भी प्रेशर में रहते हैं। अगर एग्ज़ाम्स आ जाए तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल पढ़ रहे हैं और पूरे साल भी पढ़ते रहते हैं। आप देखो ना, एक बच्चे का आप है ना शेड्यूल देखिए, आपके तो बच्चे हैं सर, जी। आपने छोटे से लेकर अब तक देखा होगा, वो स्कूल जाते हैं पहले, है ना? स्कूल आके फिर उनको होमवर्क दिया जाता है, फिर वो ट्यूशन पे जाते हैं, फिर वो रात को पढ़ते हैं, मतलब पूरा दिन उनका पढ़ाई में निकल रहा है सर, है ना? तो कितना ज़्यादा प्रेशर है, जो उनका बचपन, थोड़ा-सा बचपन ऐसा होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए ना सर। बचपन क्या बार-बार आता है, यूथ जो हम मतलब है कि ये समय बार-बार आएगा। इन कभी नहीं टेक्निक आएगा। से मैंने पाई की वैल्यू 33,000 दशमलव स्थानों तक याद की हुई है। इन टेक्निक से मैं 1 घंटे में 60 मोबाइल नंबर याद कर देता हूँ, 600 डिजिट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, रिवर्स। इन टेक्निक से मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल 21 सेकंड में सुनाई हुई है। इन टेक्निक से स्क्वायर, क्यूब, जो मैथ्स के जो पीएचडी हैं, वो स्क्वायर 30-40 तक बता पाते हैं, क्यूब्स जी। 30-40 तक बता पाते हैं। तो जो चीज़ मुझे याद करने के लिए दी जाती है, जिस चीज़ में मुझे 5 घंटे लगने थे, वही मैं चीज़ आधे घंटे में कर लेता हूँ, तो मेरा कितना टाइम बच गया। अब मैं खेल भी सकता हूँ, अब मैं अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे सकता हूँ, अब मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसको सीखने की कोई एज है? एज तो मेमोरी की टेक्निक्स तो बचपन से ही सीखी जा सकती है। अगर जब बच्चा फर्स्ट क्लास का है, फर्स्ट क्लास का बच्चा 6 साल का होता है सर। 6 साल में उस बच्चे को छोटे-छोटे एसोसिएशन लिंक विंक बनाना हम शुरू कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स को थोड़ा-सा, जैसे वैदिक मैथ्स नॉर्मली जो कैलकुलेशंस आते हैं वो 4th क्लास में शुरू होते हैं। तो 4th क्लास से हम वैदिक मैथ्स शुरू कर दें और फर्स्ट क्लास से हम मेमोरी की टेक्निक शुरू कर दें। मैंने अपर लिमिट पूछी थी, क्या मैं सीख सकता हूँ? अरे सर, आपको तो बिल्कुल सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, जो भी आपकी एज कितनी होगी सर? 48। 48 हुई है। जैसे ही 50 या 50 अबव होते हैं ना सर लोग, तो उनको अपनी मेमोरी पे डाउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। सच में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, जनरली लेकिन मतलब। जर्नल बात कर रहा हूँ कि उसके बाद है ना, हम याद करना छोड़ के मतलब हम भूलना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ओके। लेकिन आप ये देखिए, जो बड़े-बड़े नेता हैं, हुँ। है ना? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, रामविलास शर्मा जी हमारे हरियाणा में मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर। सर वो बंदा है ना, जैसे मिलेगा ना तो सीधा नाम लेके बोलता, पता नहीं कितने हज़ारों नाम उसको याद है। अगर तो एज के साथ मेमोरी लॉस होती, जी। तो उनकी भी मेमोरी लॉस होती। उनकी मेमोरी लॉस इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं। मेमोरी का यूज़ में एक चीज़ और भी है कि जब भी किसी से मिले, उसमें इन्वॉल्व हो जाएँ। अच्छा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरे दिल से बात कर रहा हूँ और आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। तो आजकल की जनरेशन की तरह नहीं, आप चलते हुए मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, हाय करो और निकल गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो 50 की एज के बाद भी मतलब आप अपने लाइफ टाइम तक, हाँ, हालाँकि एक टाइम ज़रूर आएगा ऐसा, वो टाइम होता है जो आपकी डेथ से 1-2 साल पहले, जब आपको लगता है कि, क्योंकि उस टाइम न्यूरॉन्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, तब आप याद करने की बजाय भूलना ज़्यादा शुरू हो जाते हो। लेकिन वो टाइम आता है लास्ट मोमेंट पे। उससे पहले अगर आपकी मेमोरी 50 में, 60 में, 70 में आपकी मेमोरी वीक हो रही है, तो उसका रीज़न सिर्फ़ आप हैं। क्यों? आप अपनी मेमोरी, सर आप देखो ना, आप अपनी मेमोरी का कितना यूज़ कर रहे हो। आपको एक नंबर भी याद करना है, आप नंबर याद करते हैं? आदत ही नहीं रह गई है। आप फ़ोन में ऐड पहले कर दें। जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो सारे फ़ोन नंबर्स याद होते थे हाँ, हमारे को। टू डू लिस्ट बनाते हैं। कभी जी। माइंड में बनाई है सर? माइंड में कभी नहीं बनाई। डायरी में आजकल तो बनते हैं। हम डायरी में क्या, आजकल तो हम मोबाइल पे बनाते हैं नोट्स में। मेमोरी का यूज़ कहाँ कर रहे हो? ये बताओ। धीरे-धीरे क्या हो रही है, उसको जंग लगती जा रही है।
और वो जंग लगते लगते 50 के बाद में ऐसा हो जाएगा कि अब कुछ याद नहीं हो रहा। हर चीज़ पे, गैजेट्स पे डिपेंड रहेंगे, डायरी पे डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों पे हम डिपेंड होना छोड़ दें तो हम अपनी मेमोरी को 70, 80, 90 साल तक भी ऐसा रख सकते हैं। तभी हमारे पेरेंट्स का ऐसा होता था कि उनको हर चीज़ किस दिन सुबह क्या काम करना है, शाम को क्या काम करना है, हर चीज़ याद रहती है। पहले कहाँ लिखते थे सर? पहले नहीं, पहले मोबाइल कहाँ होते थे? नहीं होते थे। पहले गैजेट्स कहाँ होते थे? ठीक है, खान-पान अच्छा था, लोग दिल से मिलते थे, खुश होके मिलते थे और याद रहता था। पहले के लोगों को कितनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ, पुरानी-पुरानी घटनाएँ याद रहती थी। तो ये है, जितना यूज़ करेंगे, उतनी मेमोरी ज़्यादा काम करेगी। तो चलो आज यही होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे स्कूल्स और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसको एक रिकॉग्निशन मिले कि हमारे वैदिक मैथ्स में इतनी पावर है कि वो बच्चों का लाइफ इतना ईज़ी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सो इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। इट्स बीन अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच सर। आपने बुलाया, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझा, और आप जैसे अगर हर लोग ये समझने लग जाएँगे तो वो दिन दूर नहीं है, जो हमारी धरोहर है, वो हर बच्चे तक पहुँच पाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।